Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर सीटेट. स्टार्ट करेंगे. आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होंगे, जो कि मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि अब 2-4 दिन जब तक ये 10th सेशन ना हो जाए तब तक हम CDP को कंप्लीट करें. बाकी कल मैं EVS के मैप वाले क्वेश्चंस कराऊंगी 9 बजे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा. वो 2-3 नंबर में आते ही हैं सीटेट में, चाहे NCERT थोड़ी इधर उधर हो जाए बट मैप जरूर आता है. तो ये एक छोटी सी बात है. आप लोग आ जाइए. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. चीजें जो हैं ठीक हो ही रही हैं धीरे धीरे, बट आप लोग ध्यान रखिए अपना. कोरोना जो है वो अभी ठीक नहीं हो रहा है. इसके अलावा सभी को गुड इवनिंग. आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ. बहुत बढ़िया राकेश जी. 1-2 चीजें ही बची हैं मेरे ऊपर भी लोड की. बहुत सारी लोड लेने वाली चीजें मैंने खत्म की हैं पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में. बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है एकदम एक क्लियर विजन के साथ. तो अभी 1-2 चीज़ें और बाकी हैं, जिसमें से आपकी जो एक ऐप है लेट्स लर्न की, उसका ठीक से आना बहुत ज़रूरी है ना. अभी दोबारा से उस पर कुछ काम चल रहा है, मतलब कुछ इशू था तो उसको ठीक किया जाएगा. मतलब एक कुछ चल रहा है, बस ये मान लो कि कुछ अच्छा होगा. और शायद अभी 1 हफ्ता और लग जाए, बट मतलब 10 दिन मान के चलते हैं, क्योंकि पेपर एक्सटेंड हो जाता है तो आपके लिए और अच्छा है. लेकिन इस बार ऐप थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि बेहतर आए. मतलब ये मेरे लिए एक लोड वाला काम है जिसको करना बहुत ज़रूरी है. तो एक तो ऐप ठीक से आएगी, दूसरा इमोशनल लेवल पे कुछ चीज़ें हैं उनको भी सॉर्ट आउट करना है. बाकी जीवन बढ़िया है एकदम, है ना. चलो फिर बढ़ते हैं आगे. ऐसे अपने जीवन में भी आप कुछ कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं. यहाँ से इसको हटाना है, इसको ठीक करना है, ये करना है, आसानी रहेगी, है ना. तो चलिए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा बिना कहे. 5 जुलाई को होगा या नहीं, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. वेट ही कर सकते हैं हम और आप, और इतने पढ़ाई कर सकते हैं, बट वेट करते हुए ये आपको PDF मिल ही जाएगा. कल वाला PDF मैंने शेयर कर दिया है. आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिए. क्वेश्चन है आपके सामने. बहुत बढ़िया. सोना कह रहे हैं आई एम न्यू टू दिस चैनल. जी वेलकम है आपका लेट्स लर्न पर. इतनी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेते हो? ऐसे 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, एक दिमाग दिया है और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है. एक पॉजिटिव सी इंटेंशन रहती है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने को होता नहीं है किसी के खिलाफ, तो हो जाती हैं चीज़ें. क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1. सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड. Suppose you are the chairperson of a board of school education. How would you plan to improve the overall quality of education in the schools under your jurisdiction? This type of question is an example of. मतलब कि बात हो रही है, मान लीजिए आप एक बोर्ड ऑफ स्कूल है, यानी स्कूल एजुकेशन का एक बोर्ड है, CBSE के ही आप क्या हैं, एक तरीके से अध्यक्ष हैं. तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूलों में शिक्षा की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको बेहतर कर पाएं, और उसको बेहतर करने के लिए किस तरह की, किस लेवल की सोच आपको चाहिएगी. तो पहला ऑप्शन है हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उच्चतर आदेश नहीं कहेंगे यार, उच्चतर अपसारी सोच, ये इसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक है. उच्चतर अपसारी सोच, या फिर हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग, लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट थिंकिंग, या लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग. फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए. देखो पेपर तो होना ही है, बस लेट हो चाहे जल्दी हो. थैंक यू जिया दास. बी ऑप्शन, कई लोग ए कह रहे हैं. देखो ए में आपने जल्दीबाजी में पढ़ा है. कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है वो कभी भी कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए बेहतर नहीं होती है. यस और नो करने के लिए तो बेहतर है, बट अगर मैं बात करूं यहाँ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस सोचने पड़ेंगे, अलग अलग दिमाग दौड़ाना पड़ेगा चारों दिशाओं में. और जब चारों दिशाओं में दिमाग दौड़ाना पड़े, यानी हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग, मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको सोचने पड़ेंगे. कोई एक सिंगल सॉल्यूशन थोड़ी हो सकता है कि ये लो वैक्सीन आ गई और दे दो. अभी डाइवर्जेंट थिंकिंग चल रही है सबकी कि कैसे निकालें, ठीक है बात. तो आंसर क्या होगा? हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग. ये आपको हर बार अलग तरीके से पूछ लेगा. हॉट्स की कल मैंने बात की थी. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्रिएटिविटी, मतलब आप अलग अलग दिशाओं में सोच पाए. गिफ्टेड बच्चों के लिए है ये चीज जो हॉट्स है, ठीक. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर पाए. हमेशा ध्यान रखेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग. अपसारी सोच, मल्टीपल सॉल्यूशंस, एक से ज्यादा जो समस्या के समाधान हैं वो आप निकालते हैं अपसारी सोच में, ठीक है. तो JP गिलफर्ड ने इन सब की बात की थी, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को उन्होंने इंटेलिजेंस से जोड़ा है, ना कि क्रिएटिविटी से. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने. Children in primary schools follow which of the following stages as proposed by Lawrence Kohlberg? लॉरेंस कोहलबर्ग की थियोरी को हमने अभी
2-4-6 दिन पहले एक मैराथन सेशन हुआ था जिसमें प्याजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग की थियरीज को हमने डिस्कस किया था। उसमें आप लोगों को सोशल एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन में डाउट है, वो मैंने अभी सही बताया है। पहले वाले जो डिस्कशंस थे उनमें गलती थी, ठीक है। तो उस वीडियो में कोई भी कमी नहीं है। देखिए एक बार, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी स्टेज में होंगे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। हमने बात की थी 9 साल, जो आपकी स्टेज है वो 9 साल तक पहली अवस्था, फिर 13 में दूसरी है, फिर उसके बाद आपकी 16-17 तक तीसरी आ जाएगी। 17 साल से ऊपर तो थे ही नहीं बच्चे, ठीक। तो ये बताइए, यहाँ प्राइमरी का बच्चा है यानी फर्स्ट लेवल पे होगा और 2 स्टेजेस में से कोई एक होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 2 स्टेजेस कौन सी होंगी प्राइमरी चाइल्ड के लिए। पहला ऑप्शन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। और ये ऐप वाला काम और जो इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी चीज़ों को सेटल करना है, इसके बाद दूसरे चैनल पर धमाका करेंगे बिल्कुल हिमांशु सिंह वाले पे। तो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके सब होगा, है ना। जिंदगी रहनी चाहिए, चीज़ें तो होती रहती हैं। बताइए एक बार, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और कौन सा होगा? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। ये दोनों स्टेजेस हैं आपकी प्राइमरी लेवल की, यानी कि ये आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर है, जहां बच्चा या तो पनिशमेंट से बचने के लिए पहली स्टेज में कुछ करता है और दूसरी स्टेज में वो क्या करेगा, उसको बदले में कुछ चाहिए, है ना। टिट फॉर टैट की जो बात थी वो है एक सिंपल सी बात। तो बी एंड ए होगा। ये दोनों जो हैं ये बाद में आते हैं। ये गुड गर्ल ओरिएंटेशन है जो 3rd में आएगा, फिर इसके बाद ये 4th में आ जाएगा, ठीक। ये कुछ स्टेजेस थी कोहलबर्ग की, 6 स्टेजेस, ठीक है बात। और इनको अगर हम ऐसे देखना चाहें कि किस स्टेज में किस एक बेसिस पे बच्चा मॉरलिटी के बेसिस पर, अगर हम बात करें, योर वॉइस, अच्छा ठीक है ओके। नहीं, इस चैनल में कोई दिक्कत नहीं है, चैनल ये तो है ही, इसमें ये तो आप लोग का मतलब क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहां पे भी आना शुरू होंगे ना, 4-5 महीने से वहां कोई वीडियो आई नहीं है, जबकि मैंने कहा था संडे टू संडे एक वीडियो आनी चाहिए, है ना। वो अलग तरह का चैनल है, ये अलग तरह का चैनल है। कोहलबर्ग्स 6 स्टेजेस, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये जो पहला लेवल है ना, पहला लेवल कौन सा है आपका? प्री कन्वेंशनल, जहां प्राइमरी चाइल्ड है 11 साल तक। ये क्या है? सेल्फ, बच्चा खुद को ही ध्यान में रखता है, मैं पनिशमेंट से बच जाऊं, मेरा क्या इंटरेस्ट है किसी काम को करने में, सेल्फ पे फोकस्ड होगी, जो उसके मॉरलिटी के डिसीजंस होंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर। ये जो बाकी के दोनों हैं यहां फैमिली पर, क्योंकि गुड बॉय गुड गर्ल कहलाना उसे परिवार वालों से ही पसंद है इस स्टेज में। फिर लॉ एंड ऑर्डर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये समुदाय आपका ठीक से काम करता रहे, समाज में चीजें ठीक से चलती रहे, उसके लिए है। उसके बाद फिर आप सबसे ऊपर उठ जाते हैं 6th लेवल पर, ह्यूमैनिटी के लेवल पर, कि भैया ह्यूमैनिटी के लेवल पे गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी, चाहे रूल्स के खिलाफ क्यों ना हो। ठीक है जी, आप दे देंगे पार्टी। थैंक यू विवेक। आगे बढ़ते हैं, आप सबसे ही बनता है चैनल, मैं कौन सा अकेले पहाड़ तोड़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग। भाई एक टीचर के रूप में आप जो रैगिंग और बुलिंग है, रैगिंग नहीं होती थी पहले, रैगिंग लेते थे कॉलेजेस में जाते थे बच्चे, या बुली करने वाले बच्चे होते हैं कई बार, एक दूसरे आपस में परेशान करना बच्चों को, ठीक। एंड put up posters and form committees in schools. The young adolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages? मतलब कि आप एक टीचर के रूप में पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं, आप पोस्टर्स लगा रहे हैं, इस चीज के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि रैगिंग और बुलिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे आप मेरी नौकरी छीन लो, कुछ भी हो जाए। तो इस केस में आप कौन सी स्टेज में हैं? और आपको बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। बताइए एक बार कौन सी स्टेज में आप हैं? कन्वेंशनल लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल है? बताइए एक बार। अभी कुछ नहीं कह सकते सीटेट को लेके, आंसर कीजिए एग्जैक्टली। मिनी मोनिका बताइए आंसर। रवि आंसर कीजिए। पोस्ट कन्वेंशनल 3rd लेवल है, 3rd लेवल है कि आप लगे हुए हैं कि एक चीज के खिलाफ हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में तो आप रूल्स को फॉलो करने की बात करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई की याद आ गई होगी, ना आई हो तो कर लीजिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को मिला करके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके हर बार।
अगर मैं बात करूं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, यानी प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी करके सीखे बच्चा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, है ना, आप उसको इंडिपेंडेंटली कुछ करने दें, ठीक, लर्निंग फॉर लाइफ कह सकते हैं, एजुकेशन फॉर लाइफ कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है टीचर्स आर दी ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी, knowledge is generated through direct experience and collaboration, learning proceeds in a straight way with factual gathering and skill mastery, या फिर examination is non referenced and external। क्या कहना चाहते हैं बताइए एक बार। बी डी मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं आप लोग। देखिए एक बार, आंसर होगा नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। बच्चा ग्रुप्स में सीखे, कोलैब करके, कोऑपरेट करके, एक दूसरे का सहयोग करके, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब वो खुद अनुभव करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, एक्टिविटी करके वो सीखे, कोऑपरेट करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, ठीक। तो बी ऑप्शन है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण की वकालत करते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेज इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। अच्छा क्वेश्चन है। एयरफोर्स पायलट के लिए कौन सी प्रकार की बुद्धि चाहिए होगी यदि आप हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन रहता है। बताइए एक बार, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, काइंस्थेटिक या इंट्रापर्सनल। आंसर कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं अंजलि जी, कोई बात नहीं विभा। केदारमल जी, कई लोग, एक तो हमारा टाइम फिक्स नहीं रहता है, दूसरा आजकल नहीं है बट हो जाएगा कुछ दिन में, और दूसरा फिर सीटेट को लेकर जो है कई लोग अभी आराम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है ठीक है जब होगा तब पढ़ेंगे, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए एक बार, सी ऑप्शन काइंस्थेटिक, ठीक है। काइंस्थेटिक, काइंस्थेटिक मतलब बॉडीली काइंस्थेटिक भी इसको हम कहते हैं, गत्यात्मक बुद्धि। फिजिकली जो बॉडी हैंड मूवमेंट है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छा होना चाहिए, और आप फिट भी होने चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल आपकी जो बॉडी है वो परफेक्टली काम करे, है ना, अदरवाइज तो आपको मेडिकल में ही निकाल दिया जाएगा बहुत सारी चीजें जो है। तो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात होगी। इंटरपर्सनल तो आपस में एक दूसरे को समझने के लिए चाहिए। लिंग्विस्टिक आपकी भाषा पर पकड़ हो। इंट्रापर्सनल आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो। अगर यहाँ इसकी जगह ऑप्शन आपको स्पेशल भी दे सकता है तो इन केस उसको भी हम कह सकते हैं, बट अगर बेस्ट आंसर की तरफ जाएंगे तो काइंस्थेटिक होगा, है ना, क्योंकि काइंस्थेटिक की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर बॉडीली मूवमेंट अच्छे नहीं है तो स्पेस की कितनी भी अच्छी समझ हो फिर भी काम चलेगा नहीं ना, ठीक। तो ये एक छोटी सी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ ये इनके इंटेलिजेंस के टाइप हैं जिनको हम आज समझने वाले हैं, ठीक। लास्ट में समझेंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, चलो समझ ही लेते हैं। देखो इंटरपर्सनल होता है जब आप खुद इतने एबल हैं कि आप लोगों को देखकर उनसे बात कर कर अच्छा सोशलाइज कर लेते हैं, उनके इमोशंस, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजों को समझ लेते हैं अच्छे से। और इंट्रापर्सनल होता है जब आप खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स, खुद को कितने बेहतर से जान पाते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका फिलोसोफर्स वगैरह में। और ये इंटरपर्सनल चाहे वो आपके साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, या अगर मैं बात करूं आपके इवन टीचर्स तक में, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में अच्छे होते हैं, लोगों को समझने में अच्छे होते हैं, ठीक। तो ये एक छोटी सी बात है। एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, योगेंद्र जी कह रहे हैं। कोई ना कोई आता ही है ना हर रोज मजे लेने, खैर कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एन एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस। मतलब की बात हो रही है कि छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना, यानी हिडन ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करना, उनको ढूंढना, किस एक स्टेज में शुरू हो जाता है और ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन है। स्टेज तो चलो मैं पूछ लेती हूँ आपसे एक्स्ट्रा में, बट सिंपल पूछा है कि हिडन ऑब्जेक्ट्स को, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना कौन सा एक संज्ञानात्मक प्रकार्य है, यानी फंक्शन है। तो चार ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्सपेरिमेंटेशन। ये तो बता दोगे, ये तो एक नंबर का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। देखो अभी किसी को नहीं पता एग्जाम कब होगा, नो वन नोज, तो आराम से बैठ के तैयारी ही कर लो, अभी तो वही अच्छा है। अभी कोई न्यूज नहीं है, देखो यहाँ तो वेबसाइट पर कोई भी न्यूज नहीं है। बी ऑप्शन ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ये शुरू कब हो जाता है, ये सेंसरी मोटर में, चाहे कहीं दुनिया के कहीं भी लिखा हो, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेंसरी मोटर में स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस आना 10 महीने 8 महीने के बाद ही शुरू हो जाएगा। यानी बच्चा ये समझने लगेगा, मैं एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ।
बच्चा ये समझने लगेगा जैसे वो ता वाला खेल नहीं होता था बचपन में, जैसे माँ ने हाथ लगाया और ऐसे छिप गई और फिर उसके बाद हाथ हटाती थी तो बच्चा हंसता था। मतलब उसको लगता था हाथ लगाया तो माँ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, अगर हटाया तो एकदम से खुश होगा, वाओ फिर से दिखी, है ना। तो अब आप इस खेल पे खुश नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुकी है। ठीक, तो ये है, ये आप देख रहे हैं इसकी मदर है और ये खुश है काफी ज्यादा, इसको टॉय को छिपा दिया जाएगा और फिर भी ये ढूंढता है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड यदि होता है, जो दिखे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अगर हुआ तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं आया है अभी। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया है यदि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हुआ तो। नाम ले लिया कपिल आपका, ठीक है। आयोग से बात होने पर बोला है, ठीक है, जो भी है उसको बाद में चेक करेंगे, मैंने अभी चेक नहीं किया तो मैं बिल्कुल आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती, फेक न्यूज तो मैं नहीं फैलाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स टीचर्स इन, भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, तो इस चीज को अगर हम बात करें तो इस चीज की जानकारी एक टीचर को जब हो के, जरूरी नहीं है 4 बच्चे हैं तो चारों एक जैसा ही परफॉर्म करें, चारों को एक ही चीज में इंटरेस्ट आए, इस बात को जानना आपको एज अ टीचर किस चीज में हेल्प करेगा। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड विद बैकवर्ड स्टूडेंट्स एज दे कैन नेवर बी एट पार विद द क्लास, यानी ये समझना कि हार्डवर्क करना वीक स्टूडेंट्स के साथ कोई फायदे का नहीं है। या फिर एक्सेप्टिंग एंड एट्रीब्यूटिंग द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों को एक्सेप्ट करना उनके जो फेलियर है वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण है, मतलब इसका मतलब आप अपने काम से बच रहे हैं, और जिस भी ऑप्शन में बात टीचर को आराम देने की हो तो समझ जाइए वो ऑप्शन कभी होगा नहीं। फिर है मेकिंग देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म टू बेनिफिट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, मतलब कि जो उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो सभी के लिए एक जैसा हो। या फिर डी ऑप्शन असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, मतलब आप जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं बच्चों की उनका आकलन करें कि किसको कौन किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कौन किस तरीके से एक्टिविटी करता है, ये सब चीजें आप बच्चों को देखेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि कौन सा बच्चा कैसे सीखता है और आपको किस किस मेथड में कहां कहां क्वेश्चन को समझाते हुए भी आपको कौन से 4 एग्जाम्पल देने हैं कि 4 तरह के बच्चे या जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं उनको समझ आ पाए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो जानकारी है वो टीचर को हेल्प करती है टीचिंग मेथड्स में, और इससे क्या होगा, टीचर आकलन कर पाएगा इंडिविजुअल नीड्स का कि भाई किस बच्चे की कौन सी आवश्यकता है। आप इंग्लैंड का एग्जांपल दे रहे हैं, बच्चे को इंडिया का भी नहीं पता, प्रॉब्लम होगी। ठीक, ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सिखाइए। भाई जरूरी नहीं है हर बच्चे को लिखने में ही मजा आए, हो सकता है किसी बच्चे को बोल करके अपना बात को एक्सप्रेस करने में मजा आए तो आप उसको बोलने का मौका देंगे, दूसरे को आप लिखने का मौका दे सकते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ही बच्चे फेल होते हैं, ये तो ऐसी बात हो गई कि फिर तो एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं बचा। तो ऐसे ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड, कि भैया मेहनत करना बेकार है पिछड़े हुए बच्चों के साथ, फिर से आप अपने काम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिफॉर्म नहीं बनाते कभी भी, स्टाइल को ध्यान में रखिएगा। यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ताकि सब सामान्य लग सकें, सब एक जैसे लग सकें, चाहे कोई अमीर घर से आए गरीब घर से आए या कुछ भी हो, मतलब आप यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा एक रूपता है वहां। लेकिन आपके मेथड में यदि यूनिफॉर्मिटी हो गई तो फिर इसका मतलब होगा आप एक डंडे से हाँक रहे हैं सबको, और आपको इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखना होता है, यूनिफॉर्मिटी का नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जिनको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में गलती कम होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बाय प्लेसिंग स्टूडेंट इन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरमेंट द स्कूल, लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरमेंट, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया रानी जी, आंसर कीजिए एक बार लाइक करने के बाद, और ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरमेंट, लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड मतलब कम डिस्टर्बेंस, कम से कम डिस्टर्बेंस। ठीक, रेस्ट्रिक्शंस कम, रेस्ट्रिक्शंस मतलब सीखने के रूप में, बराबर में डीजे ना बज रहा हो जब आप पढ़ा रहे हो तो। ठीक, इक्वलाइजेस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको सभी के लिए बराबर, इक्वलाइजेस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, जो गर्ल्स हैं और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उन्हीं के लिए बराबर कर देना सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको हम लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट कह रहे हैं। या फिर बी ऑप्शन, नॉर्मलाइजेस द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डेप्राइव्ड ग्रुप्स
who were increasing the linkage of school with the parents and communities of these children। जो deprived वंचित समूह है, चाहे किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, समूह हो, रंग हो, आर्थिक स्थिति हो, कोई अक्षमता हो, उन बच्चों को शामिल करना, या फिर गेट्स डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज सच एज साइंस फेयर्स एंड क्विजेस, बच्चों को साइंस फेयर्स में इंक्लूड कर लो, या फिर सेंसिटाइजेस अदर चिल्ड्रन नॉट टू बुली और टू पुट द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन डाउन। यानी कि आप बच्चों को सेंसिटाइज करें, क्या करें, उनको कहें कि भाई संवेदनशील बनो, बच्चों को बुली नहीं करना, और डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन जो किसी भी तरीके से हाशिए पर हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये आपका ये क्या होगा, ये आपका लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बन जाएगा, जहां बच्चे के लिए सीखने में रेस्ट्रिक्शन कम से कम है, उसको कहेंगे लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, जहां वो खुल के सीख पाए। तो आप बच्चों को ये इस चीज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं कि किसी भी बच्चे को धमकाना नहीं है, बुलिंग नहीं करनी और रैगिंग नहीं करनी, और इसके अलावा उनको पीछे नहीं खींचना, उनको सपोर्ट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सिखाएंगे। ठीक है मनु, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट कोइंसाइड विद टाइम ऑफ अटेंशन एंड इंक्रीजिंग दिस टाइम इन अ फेज्ड मैनर विल बी बेस्ट सूटेड टू डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। ध्यान से पढ़िएगा इसको फिर से एक बार और फिर आंसर कीजिए। हाँ, सबके नाम ले लेती हूँ, पढ़ाएगा कौन बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, सही लाइक कर रहे हैं आप लोग। मैं मिक्स करा रही हूँ अंशु प्रीवियस ईयर को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इतना कर लो बहुत हो जाएगा आपके लिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। 100% कई लोग कह रहे हैं कि बी है आंसर। लेट मी सी, मैं थोड़ा सीटेट की वेबसाइट पे देख लेती हूँ। खैर देखिए एक बार, रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट है जिसको मान लो 15 मिनट में कम करना था, मतलब खत्म करना था, तो इसकी जो टाइम लिमिट है उसको कम में, मतलब कम टाइम स्पेन का बना दिया। मान लो आधे घंटे का था तो उसको 10 मिनट या 15 मिनट में तोड़ दिया, इसके बाद ताकि अटेंशन का टाइम कम हो सके। एंड इंक्रीजिंग दिस टाइम एंड फेज्ड मैनर विल बी बेस्ट सूटेड टू डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। मतलब कि आपने एक असाइनमेंट का जो टाइम अलॉट किया था उसको कम किया और बच्चे की अटेंशन के अकॉर्डिंग किया, इंक्रीज किया टाइम को, ताकि बच्चे की जो स्थिति है, जो उसके डिसऑर्डर को सूट कर सके, उस तरीके से आपने टाइम को डिवाइड कर दिया। कौन से एक डिसेबिलिटी को सूट करेगा ये काम, तो आप लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। आंसर क्या है, आंसर होगा डी ऑप्शन। सी कैसे हो जाएगा, टी है, ADHD कहते हैं इसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अति सक्रियता विकार भी कह सकते हो। बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह टिक करके रुक नहीं पाता, इसीलिए जो बहुत लंबा टाइम स्पेन का काम है वो नहीं देते हम, क्योंकि वो ज्यादा देर टिक के बैठ ही नहीं पाएगा। तो जो काम है उसको कम कम समय के अंतराल में तोड़ दिया जाता है, इंटरवल्स में तोड़ दिया जाता है, उसको अच्छे से चीजें समझाई जाती हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं बीच बीच में। आप ऐसी चीजें कराओगे जो इंटरेस्टिंग हो, जिससे वो उसकी जो अटेंशन स्पेन है ना, वो एक चीज पे थोड़ा धीरे 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 करके उसकी अटेंशन बढ़ पाए, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एक चीज पे अटेंटिव होकर के नहीं बैठ सकता, उछलता कूदता रहेगा क्लास में, कुछ ना कुछ उसका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता रहता है। ठीक, तो ये ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हद से ज्यादा, और अटेंशन उसकी एक जगह पर टिकती नहीं है, इसीलिए अटेंशन डेफिसिट कहा है। ठीक है बात, तो ये छोटी सी बात है। क्वेश्चन मैं अच्छे ही लेकर के चल रही हूँ आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट interaction of the child with the people around him and with social institutions to deal with disruptive behavior disorder। अच्छा सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक अप्रोच है जो सजेस्ट करेगी कि बच्चे का जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, उसके आसपास के सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनके साथ मिलकर डिसरप्टिव बिहेवियर को डील किया जा सकता है। फिर से पढ़ते हैं, which of the following approaches suggests interaction of the child with the people around him and with social institutions to deal with disruptive behavior disorder। भाई एक व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम है, विघटनकारी व्यवहार है बच्चे का। ठीक, अगर मैं बात करूं यहां, एक मिनट रुको, तो अगर मैं बात करूं यहां, तो किसी बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चे को कोई, उस केस में अगर हम बात करें
तो बच्चे की जो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको लोगों के साथ उसके व्यवहार में और जो सोसाइटी के साथ व्यवहार है उनके साथ इंटरेक्शन में देखा जा सकता है, उसको डील किया जा सकता है। तो ये कौन सी एक अप्रोच है जो इस बात को कहेगी कि समाज के साथ मिलकर के आप डील कर सकते हो उस प्रॉब्लम को? बिहेवियरल है, बायोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है या डायनामिक है? ये रेयर क्वेश्चंस हैं जो आते हैं इस टाइम। बहुत बढ़िया आकाश सिंह। हाँ, सीटेट के बाद केवीएस पढ़ेंगे नेहा, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अभी सीटेट पे फोकस है। सर में बड़ा दर्द है। बताइए एक बार। 10th का डी? ना ना ना, देखो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसको डील करने के लिए ये कहा गया है कि समाज और जो आसपास की जो इंटरेक्शन है बच्चों का लोगों के साथ, उसको आप थोड़ा सा देखिए, वहां से ये चीज डील की जा सकती है। तो ये अप्रोच है आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच मैंने एक थियोरी कराई हुई है यूट्यूब पर, बहुत कम ही लोग इसको डिस्कस करते हैं। इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर भी बोल सकते हैं। तो ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की जो थियोरी है वो कहती है कि बच्चे का जो पूरा समाज के साथ इंटरेक्शन है वो उसके व्यवहार को, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो इसी के अंदर आती है। मैं वो थियोरी आपको दिखा देती हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं इसको, कि जो आसपास का माहौल है, जो जितने भी सिस्टम्स हैं वो अफेक्ट करते हैं बच्चे के व्यवहार को। ठीक है, जैसे कोरोना अफेक्ट करेगा आपके व्यवहार को कुछ टाइम में, लॉन्ग टर्म में। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ तो उन्होंने 5 सिस्टम्स की मेनली बात की है। इसमें है एक इंडिविजुअल है जो सेंटर में है। इंडिविजुअल कौन है? वो बच्चा। ये इस मॉडल के, इकोलॉजिकल मॉडल के सेंटर में है। उस थियरी को सर्च करके पढ़ लीजिएगा जो भी नए लोग हैं। ठीक, ये इंडिविजुअल क्या है? चाइल्ड सेंटर में है। ठीक, इसके बाहर एक सिस्टम है जिसको माइक्रो सिस्टम कहेंगे, जहां इसका पीयर ग्रुप, जो इसके दोस्त हैं गली मोहल्ले आस पड़ोस के, इसका परिवार और इसके सिबलिंग्स जो भी हैं, मतलब आसपास का माहौल। ठीक, बच्चे का इंटरेक्शन है इसमें। ठीक, अब आएगा इसके बाद फिर एक्सो सिस्टम आ जाता है। इसके बाद मैक्रो भी आता है जहां वो स्कूल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एक्सो आता है जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स का, वर्क, जो उनकी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब आ जाते हैं। फिर मैक्रो सिस्टम आता है जो अपने आप में बड़ा ही है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं। एक्सो सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं परिवार वाले, यानी जो पीटीएम है आपकी वो वहीं आएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन रेयरली आता है, बट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस थियोरी को पढ़ने में। सर्च कर लीजिएगा, हिमांशु सिंह लिख के आगे आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। आज सिर्फ 13 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है। अ क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स एरर्स इन मैथमेटिक्स एज अ टीचर यू वुड। एक कक्षा 7 का विद्यार्थी है, 7, ठीक, 7th का, वो गलतियां करता है मैथ्स में, एरर्स करता है। आप क्या करेंगे एक शिक्षक के रूप में? 4 ऑप्शंस हैं, हिंदी वाले पहले पढ़ लीजिए। टेक माय नेम। हाँ, धन्यवाद कपिल मधु जी। बताइए एक बार। प्रोवाइड द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर, सही आंसर बता देंगे उसको। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर, कहेंगे लो बेटा कैलकुलेटर यूज कर लो, फोन ले आया करो घर से, खेल भी लिया करो थोड़ी देर पबजी। या फिर आस्क द स्टूडेंट टू यूज ऑल्टरनेटिव मेथड और रीडू इट टू फाइंड आउट एरर्स ऑन हिज और हर ओन। या फिर शो द स्टूडेंट वेयर द एरर्स वर मेड एंड आस्क द स्टूडेंट टू रीडू इट। बताइए एक बार क्या कहेंगे आप, क्या बेस्ट रहेगा? अब मुझे पता है आप लोग ए बी ऑप्शन तो हटा दोगे कि ऐसा नहीं होता, आप सीधे आंसर नहीं बताते, बच्चे को मौका देंगे करने का। लेकिन सी सही होगा या डी सही होगा? कहीं यूज नहीं होते जी, बस आप क्वालिफाई कर लीजिए, उतना काफी है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे देंगे सीटेट के मार्क्स को, वो भी अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए एक बार। क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाई करना ज्यादा जरूरी है, नंबर या स्कोर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। सही बात है शिवा। आंसर क्या होगा? आस्क द स्टूडेंट्स टू यूज ऑल्टरनेटिव मेथड और रीडू इट टू फाइंड आउट एरर्स ऑन हिज और हर ओन। मतलब कि अगर हम बात करें, आप विद्यार्थियों को कहेंगे कि भाई वैकल्पिक विधि का इस्तेमाल करने की कोशिश करो, गलती हुई है ना, एक बार इस मेथड से ट्राई करके देखो, ठीक, और या फिर दोबारा एक बार इसको ट्राई करके देखो, ठीक है, ताकि मतलब आप उसको कहेंगे एक बार चेक करो खुद से इसको कहीं गलती है क्या, या फिर दूसरा मेथड उसको अप्लाई करने के लिए कह सकते हो। तो सी ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव होता है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है 90% केसेस में। ठीक है, डी क्यों नहीं होगा? डी इसलिए नहीं होगा कि आप बच्चों को सीधा बता दिया आपने कि ये तुम्हारी गलती है और इसको दोबारा करो। अब दोबारा में जरूरी नहीं है कि वो ठीक ही कर ले, तो ऑल्टरनेटिव मेथड ज्यादा बेहतर है। आपने उसको 4 ऑप्शन तो दिए एटलीस्ट, ठीक है।
तो भाषा का खेल है पेडागोजी में, भाषा बदलते ही आंसर बदल जाता है, और सी ऑप्शन नहीं होता तो हम डी के पास चले जाते, उतना भी बुरा नहीं था। ठीक, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपका, तो इनमें से अगर कौन सी एक इंटेलिजेंस का टाइप होगा, 8 प्रकार की बुद्धि हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। ठीक, जो सांवेगिक रूप से बुद्धिमान आप किसको कहेंगे? 4 ऑप्शंस हैं, एक बार चूज कीजिए। आज सिर्फ 13 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिए। अरे बहुत बढ़िया शुभांगी, नहीं आप खुद समझने लगोगे। बहुत बढ़िया आकाश। वैकल्पिक विधि का मतलब है मल्टीपल तरीके होते हैं ना मैथ्स में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो ऑल्टरनेटिव वे, विकल्प ढूंढो, इसका दूसरे तरीके से करके देखो एक बार। ठीक है, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक वाला तो नेचर को लेकर के अच्छा होगा, जैसे फार्मर्स हैं, गार्डनर्स हैं, जूलॉजिस्ट, बॉटनी वगैरह के लोग होंगे जिनको अच्छे से नेचर की समझ होगी। विजुअल स्पेशियल जो है वो आपका चित्रकार, जो मूर्तिकार है उसको ज्यादा अच्छे से स्पेस समझ आएगा। जो आपका डेकोरेटर है या फिर आपका जो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो पूरा मैप वगैरह बनाते हैं अच्छे से, है ना, कार्टोग्राफर भी हो सकता है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की बात अभी तो आपकी नहीं की गई है, हालांकि ये जुड़ चुकी है गार्डनर की थियोरी में, बट हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आपके एग्जिस्टेंस, आपके अस्तित्व को लेकर के क्वेश्चंस होते हैं, वो एक फिलॉसफी में चला जाएगा। बात हो रही है इमोशनली इंटेलिजेंट कौन ज्यादा होगा, जो दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को, उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ सके, और जो अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से समझ सके। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, इंटर स्टेट बसेस चलती है ना आपकी, ठीक, तो आईएसबीटीज बने हुए हैं दिल्ली में, ठीक, तो उस केस में अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों को, मतलब दूसरों को बहुत अच्छे से समझना। इंट्रा मतलब स्वयं में, इंट्रा मतलब अंतर व्यक्ति, अंतः व्यक्तिक, स्वयं को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोनों ही लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे जो दूसरों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर लेते हैं और खुद को भी बहुत अच्छा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आज के लिए लास्ट है, प्यारा सा क्वेश्चन है। Which of the following is properly sequenced in the context of motivation cycle? अभिप्रेरणा की जो साइकिल है अगर हम बात करें तो कौन सी एक चीज ठीक से अनुक्रमित है? सीक्वेंस मोटिवेशन साइकिल का कौन सा सही है? मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा की साइकिल, और मोटिवेशन के लिए एक और चीज यूज होती है कि दूसरा कौन सा एक टर्म है जिसको इंटरचेंजेबली मोटिवेशन के लिए यूज किया जाता है, तो वो टर्म है नीड। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कुछ नीड होती है तभी आप मोटिवेटेड होते हैं, तो नीड को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, और नीड से ही यह कहानी शुरू होती है। बहुत बढ़िया पूनम। ओह थैंक यू कृति चौरसिया जी, अच्छा लगा आपका कमेंट। आजकल मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ध्यान से, बताओ एक बार। एग्जैक्टली दिनेश, सही बोल रहे हैं आप। आंसर कीजिए, क्या होगा? लगाओ तुक्का। देखो एनडीए बताया हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है ये आपका नीड ड्राइव अराउजल है। फिर उसके बाद एनडीए के बाद गार बताया गया है, ये गारो खांसी वाला गार नहीं है, नॉर्मल गार है ये, ठीक। GAR, G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A फॉर अचीवमेंट, R फॉर रिडक्शन ऑफ अराउजल, ठीक। तो ये आप निमोनिक से याद रख सकते हैं, ये 6 स्टेप्स हैं आपकी मोटिवेशन के साइकिल में, ठीक। अब देखो फटाफट से एनडीए कहाँ है, यहाँ तो एन ही नहीं है, डी तो तेल लेने जाएगा, यहां भी नहीं है एन, इन दोनों में एन है, ठीक। नीड के बाद ड्राइव भी है, तो एन डी तो यहीं मिला हमें, यहाँ तो जी मिल गया, ठीक। सिंपल था, क्या इसमें कुछ भी नहीं सोचना था, 20 सेकंड में आप सॉल्व कर देते हद से हद। नीड ड्राइव अराउजल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अचीवमेंट रिडक्शन ऑफ अराउजल, ऐसे चलती है आपकी मोटिवेशन की साइकिल। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लेते हैं इसको, और आउट ऑफ 13 कितने ठीक हुए वो आप कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो के बाद, या अभी भी बता सकते हैं जो लोग लाइव हैं। पहले ये देख लीजिए, ये अभिप्रेरणा की क्या है, चक्र है अभिप्रेरणा का। नीड मतलब आवश्यकता होती है आपको किसी चीज की, आपको सीटेट क्रैक करने की आवश्यकता है टीचर बनने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक आवश्यकता आई, मतलब एक नीड जनरेट हुई जो आपको मोटिवेट करेगी, तो ये पहला स्टेप हुआ, आपको नीड है किसी चीज की। भाई जिसे नीड नहीं है वो तो नहीं कर रहा, भाई वो तैयारी क्यों करेगा,
जिसको नीड नहीं है या जिसको नीड फील नहीं हो, नीड का मतलब यही नहीं है कि पैसे के टर्म में ही हो या किसी और टर्म में ही हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये आपको अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकती है, या फिर पड़ोसी को जलाने के लिए हो सकती है या फिर खुद को आपको शौक हो कि हाँ ठीक है मुझे टीचिंग करनी है और मुझे ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा यदि मैं गवर्नमेंट टीचर बन पाऊंगा तो ज्यादा ऐसे बच्चों को जिनको ज्यादा नीड है उनको पढ़ा पाऊंगा। हालांकि ऐसे सोचते कम ही लोग हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है संजू जी। फिर एक ड्राइव जनरेट होगी जो आपको प्रणोद कहेंगे इसको, मतलब नीड आवश्यकता तो है लेकिन हिल रहे हो आप अपनी जगह से, जरूरी तो नहीं है ना। तो नीड के बाद एक ड्राइव आएगी जो आपको थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट सा करेगी कि भाई चलो चलो आगे चलो, है ना। एक ड्राइविंग फोर्स है कि आगे बढ़ना है किसी चीज के लिए। फिर अराउजल, एकदम आग लग गई, अब तो अब नहीं रुकेंगे, है ना। ऐसे किसी से ताना सुन लिया किसी रिश्तेदार से, ठीक है, अराउजल बिल्कुल आग जैसी चल रही है एकदम। तो अब आप ये जो अराउजल है, ये पीछे के 3 स्टेप आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ धकेलते हैं कि आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करें। मतलब आप किताब उठाएं, लेट्स लर्न को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई शुरू करें। कुछ चैप्टर्स, थियरीज देखें, इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इतना सारा कंटेंट है देखने के लिए, इतने सारे चैप्टर्स हैं, उनको देखें। या फिर अगर आपको दिक्कत है, कुछ और कर रहे हैं, तो कोई कोर्स लें, किताब लें, अपने पड़ोसी के पास जाएं जिसने सीटेट क्रैक किया था, और आप दिशा निर्देशित व्यवहार कर रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं आप, ठीक, जिससे अचीव कर सकें। फिर जब आप सही दिशा में चलेंगे तो अचीवमेंट निश्चित है, आप उपलब्धि प्राप्त करेंगे, उपलब्धि हो जाएगी तो ये जो आग थी ना, ये जो अराउजल था, इसमें कमी आ जाएगी, रिडक्शन आ जाएगा। अब हर बार थोड़ी, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कब फॉर्म निकलेंगे, एक बार नौकरी ले लिया आपने तो, ठीक, बार बार थोड़ी वही एग्जाम देके निकालते रहोगे, ठीक। तो ये एक सिंपल सी बात है। अगर नीड है उसके बाद भी तो फिर एक अलग बात है, आपको शौक लग जाए, है ना, तो वो एक डिफरेंट बात है। शौक वो वाला शौक नहीं, मतलब ऐसे पैशन वाला शौक, ठीक। तो ये कुछ 6 स्टेजेस हैं जो होती हैं मोटिवेशन के साइकिल में। और मोटिवेशन 2 प्रकार की है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अभिप्रेरणा। एक्सट्रिंसिक नेगेटिव होती है, इंट्रिंसिक पॉजिटिव है। इंट्रिंसिक का रीजन आपके स्वयं के सेल्फ के पास है। जैसे मुझे अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो यहां चाहे 1 लोग देखें, चाहे 4000 देखें, चाहे कल कितने भी देखें, ठीक है, जब ऐसे 1 से शुरू हुआ होगा तब भी डिस्कशन रहा होगा, तो मतलब मुझे इस एक्शन में मजा आता है। और एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट में, फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का, कि हम एक्शन में मजा ही नहीं लेते, हमें बाकी चीजों में आने लगता है कि इससे पैसा कितना आ रहा है, इससे लोग कितने देखने आ रहे हैं, मेरा नाम कितना हो रहा है, ये चीजें क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये होगा वो होगा। एक टाइम के बाद लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बेसिक को छोड़ देते हैं, उन्हें एक्शन में मजा नहीं आता, उन्हें बाकी चीजों में मजा आता है, ठीक। तो प्रॉब्लम है, फिर अपने आप एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो इंटरनल मोटिवेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि यहां बाहरी कारक बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते। प्रभावित तो करेंगे अगर आप भूखे मर गए तो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में सही है। तो जो व्यक्ति आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि रिवॉर्ड्स आर नॉट इनफ, या ओनली रिवॉर्ड्स आर नॉट इनफ टू कीप हिम मोटिवेटेड। मतलब उसको मोटिवेटेड रखने के लिए सिर्फ रिवॉर्ड्स काफी नहीं है ना। जैसे मैं अभी कल परसों कह रही थी कि यार जीवन नहीं लगाया जा सकता पैसे पे, उसका मतलब सिर्फ रिवॉर्ड्स काफी नहीं है, इंपॉर्टेंस तो है बट सिर्फ वो नहीं, ठीक। तो इंट्रिंसिक जो है वो पॉजिटिव है, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके अंदर होता है, ठीक हो गई बात। तो ये एक छोटी सी बात है। एग्जाम डेट अभी तक तो ऐसा कोई, सेल्फ मोटिवेशन एग्जैक्टली अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैराथन में बता दूंगी, कल हम ईवीएस के मैप वाले क्वेश्चन करेंगे जहां तक है ना, होपफुली। तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कल 9 बजे। और आउट ऑफ 13 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताइएगा, पीडीएफ में आपकी शेयर कर दूंगी। कहाँ? टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ये कहानी है, और अगर एग्जाम तो एक्सटेंड होगा ही जहां तक है, तो देखते हैं फिर 10 दिन बाद शायद ऐप जो है वो आ पाए। तो इतनी सी बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। एंड बी योर ओन कॉन्स्टेंट, इसकी बहुत जरूरत है आज की दुनिया में, नेगेटिविटी बहुत है। अपने साथ बने रहिए चाहे कोई साथ हो या ना हो, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आप लोगों के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया शहनाज जी, थैंक यू। उषा जी, आंखें तो खुल नहीं रही हैं। बहुत बढ़िया शिवान्या। काजू कह रहे हैं रिश्तेदारों से ताने पे मुस्कुराया आपने, रिलेटेबल, थैंक यू काजू। बाकी मुझे ऐसे सच कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ना मेरे को कोई ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कहेगा, पीठ पीछे तो सारी दुनिया किसको क्या क्या कहती है। तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मैं इम्यून हूँ इस चीज़ से ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खुद को जवाब दीजिए, खुश रहेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसे मतलब ऐसे मैंने कौन से बुरे कर्म किए, अच्छा ही कर रही हूँ, बस वो बात अलग है कि उनको जो समझ में आता है वो अच्छा ही है, वैसे इसमें भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, टेक केयर, गुड नाइट।
टड़ा। कल मिलते हैं। आउट ऑफ 13 कितने हुए? वहां कहाँ जा रही हूँ मैं, कैमरा बंद करने जा रही थी। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं, 9 बजे मिलेंगे। हाँ ठीक हूँ दीपिका, ओके ओके हूँ, थोड़ी बहुत चीजें टेढ़ी मेढ़ी चल रही हैं बट हो जाएंगी ठीक। चलिए टेक केयर, एग्जाम तब भी होगा, आप तैयारी करते रहिए।